जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में संविधान, और संविधान में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सबसे पहले प्रस्तावना। ठीक है, पहली क्लास संविधान के परिचय की थी। ठीक है, दूसरी थी प्रस्तावना। प्रस्तावना की शुरुआत हम लोगों ने कर दी थी और प्रस्तावना में हम लोगों ने कल जो है बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसी के आगे आज हम लोग सिलसिले को लेकर चलते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, इसके विषय में पढ़ा था। एक प्रस्तावना में एक शब्द होता है समाजवाद। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे समाजवाद से। क्या है समाजवाद, भारत में कौन सा समाजवाद है और कितने प्रकार का समाजवाद होता है, यहीं से हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग बने रहे वीडियो के अंत तक। ठीक है, और ये संविधान जो है ना, पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। हमने पहले ही कहा था कि संविधान से कुछ छूटेगा नहीं। संविधान से कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा ले, यहां से पढ़ने के बाद आपसे संविधान से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये आपके भाई का वादा है और वादा पे हम हमेशा कायम रहते हैं। वादा पे हमेशा हम खरे उतरने का 100% प्रयास करते हैं। जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं संविधान की। ठीक है, एक शब्द दिया गया है समाजवाद। दोस्तों एक शब्द दिया गया है समाजवाद। ठीक है, तो आपसे पूछेगा समाजवाद क्या है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेके बताइए भारत में कैसा समाजवाद है। तो प्यारे साथियों सभी को पता होना चाहिए भारत में लोकतंत्रात्मक समाजवाद। क्या है लोकतंत्रात्मक समाजवाद, ये किसकी विचारधारा से प्रेरित है, ये किसकी विचारधारा में लागू किया गया है। तो मैं आपको बता दूं भारत में जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, और यह लोकतांत्रिक जो समाजवाद है दो लोगों की विचारधारा पे काम करता है। पहली विचारधारा जो है यह है महात्मा गांधी की विचारधारा और दूसरी विचारधारा है कार्ल मार्क्स की विचारधारा। ठीक है, महात्मा गांधी भारत के रहने वाले थे और कार्ल मार्क्स जी जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत का जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारधारा से प्रेरित है। अगर पूछे गांधी की विचारधारा क्या थी, तो गांधी की विचारधारा जो थी मेरे दोस्त वो थी उदार। क्या विचारधारा थी, उदार थी। और उदार का मतलब है ये आंदोलन को प्रेरित करता है, आंदोलन की ओर ले जाने का प्रयास करता है। आंदोलन का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि ये पेन है, कोई हमसे पेन आए और हमसे छीन के लेकर चला जाए तो हम क्या करेंगे। उदार का मतलब क्या है, उसके हाथ जोड़ेंगे, भैया पेन दे दो ना, भैया पेन दे दो ना, और बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया प्लीज ये पेन हमें दे दो ना। लेकिन अगर वहीं पर हम कार्ल मार्क्स की विचारधारा की बात करें, कार्ल मार्क्स की विचारधारा की बात करें जो जर्मनी के रहने वाले थे, तो उनकी जो विचारधारा थी वो उग्र विचारधारा थी। और उग्र विचारधारा जो होती है वो हमेशा क्रांति को प्रेरित करती है, खून खराबे की ओर ले जाने का प्रयास करती है, दंगे की ओर ले जाने का प्रयास करती है। अगर यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर कार्ल मार्क्स यानी जो इनकी विचारधारा थी, इनका कहने का मतलब था कि अगर हमसे कोई हमारी वस्तु को छीने तो उसको छीन के लाओ, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़ जाए। ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी। तो दोनों लोगों को याद रखना है, भारत का जो लोकतांत्रिक समाजवाद है ये किससे प्रेरित है, कार्ल मार्क्स और गांधी जी, और दोनों की विचारधारा हमने आपको बता दिया। यह भी याद रखना कि कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम, तो इनकी एक फेमस पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। इसको आप सभी को याद रखना है। ठीक है, इसको आप सभी को याद रखना है। जो कार्ल मार्क्स है इनकी फेमस पुस्तक कौन सी है, दास कैपिटल इनकी फेमस पुस्तक है। इससे आप सभी को याद करके रखना है। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, एक शब्द होता है समाजवाद। कौन सा शब्द होता है, एक शब्द होता है समाजवाद। इसके विषय में हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, और समाजवाद जो हम बताएंगे वो अर्थव्यवस्था के आधार पर कितने प्रकार का होता है, ये अगर आपसे पूछ ले तो जो समाजवाद होता है ये अर्थव्यवस्था के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पूंजीवादी समाजवाद, और दूसरा होता है समाजवादी समाजवाद, और तीसरा होता है मिश्रित समाजवाद। तो आपसे पूछेगा कि बताइए अर्थव्यवस्था के आधार पर समाजवाद कितने प्रकार का होता है, तो मेरे भाई याद रखना है 3 प्रकार का होता है। पहला है समाजवादी, पहला है पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, और तीसरा मिश्रित समाजवादी। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर देखा जाए आज की डेट में, तो एग्जाम्पल देखा जाए अगर कि पूंजीवादी समाजवाद जो है आज की डेट में सबसे अच्छा उदाहरण किस देश में है, तो पूंजीवादी समाजवाद का जो उदाहरण है वो अमेरिका। अगर समाजवाद की बात करें तो सबसे अच्छा उदाहरण आज की डेट में चीन है। और मिश्रित समाजवाद की बात करें तो अपना भारत जो मिश्रित समाजवाद की ओर प्रेरित करता है अर्थव्यवस्था के आधार पर।
तीनों को हम जानेंगे, क्या है पूंजीवादी समाजवाद, क्या है समाजवादी समाजवाद, या क्या है मिश्रित समाजवाद। तीनों के विषय में आज हम जानेंगे। आज के बाद यहां से आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो गलत नहीं होगा, ये आपसे मैं वादा कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूंजीवादी समाजवाद। ठीक है, पूंजीवादी जो समाजवाद होता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण आज के डेट में अमेरिका है। तो यहां पर हम देखेंगे जो पूंजीवादी समाजवाद होता है, यह निजी क्षेत्र को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? निजी क्षेत्र को बढ़ावा देता है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देता है। यहां पर जो पूंजीवादी समाज होता है, यहां पर उत्पादन और वितरण पूरा का पूरा ये प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है। जैसे जैसे कि बैंकें, स्कूल, रेल, कंपनी, यानी जितने भी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें सब प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होती हैं। तो फिर आप कहेंगे कि वहां पर बैठी सरकारें क्या करती हैं? वहां पर बैठी सरकारें क्या करती हैं? तो जो वहां पर सरकार होती है, सरकार पुलिस स्टेट यानी सुरक्षा की गारंटी देती है कि आप काम करिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। ये काम सरकार का होता है। इसलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जब सारा का सारा सिस्टम जो होगा वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होगा तो महंगाई होगी कि नहीं होगी? तो आप कहेंगे जब सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में होगा तो महंगाई तो बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए अमेरिका में सारी चीजें महंगी हैं, अमेरिका में रहना आसान नहीं है। ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, ठीक है, अगर हम बात करें आगे समाजवादी समाजवाद का, तो ठीक इसके अपोजिट होता है। समाजवादी समाजवाद का जो सबसे अच्छा उदाहरण है आज की डेट में, वो है चीन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया पूंजीवादी समाजवाद में सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में होता है। वहीं अगर समाजवादी समाजवाद में देखें तो सारा का सारा जो सिस्टम होता है, चाहे वो स्कूल हो, बैंक हो, रेल हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, सारा का सारा क्या होता है? सरकारी होता है। वहां पे प्राइवेट नाम का चीज है ही नहीं। ठीक है, उत्पादन व वितरण सब सरकार के हाथों में होता है। यानी कहने का मतलब है जितना भी जो भी कुछ होगा, सारा का सारा किसके हाथ में होगा? सरकार के हाथ में होगा। और जब सारी की सारी चीजें सरकारी होंगी तो चीजें सस्ती होंगी कि नहीं होंगी? इसीलिए तो चीन में आज भी देखो, जो फोन हम लोग लेते हैं 50,000 40,000 का, वहां पर 8,000 10,000 7,000 का मिल जाता है। और वहां पे लोग चलाते हैं और फेंक देते हैं। हम लोग एक बार लेते हैं तो उसको सोचते हैं, कुछ दिन यूज करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ महंगाई ज्यादा है। ठीक है, दूसरी चीज, चीन इतना आगे क्यों है, इस पे बात करेंगे। चीन इतना आगे क्यों? तो मैं आपको बता दूं, वहां पे जब सब कुछ सरकारी है तो वहां पे लोग जाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ते हैं और मियाँ बीबी दोनों बढ़िया सा काम करते हैं, नौकरी करते हैं। ठीक है, अब आप बताइए, अगर हम भारत की बात करें, अब जब चीन में देखा जाता है मियाँ और बीबी यानी पति और पत्नी दोनों कमा रहे हैं, दोनों नौकरी कर रहे हैं, तो बताइए अर्थव्यवस्था मजबूत होगी कि नहीं होगी? हमारे भारत में क्या होता है, अगर पुरुष पुरुष कमाएगा, अगर मान लो कि परिवार में एक लोग कमाने वाले हैं या पुरुष कमाएगा और महिला से कहेगा तुम चुपचाप घर में बैठ के रोटी बनाओ, चुपचाप खाना बनाओ, महिलाएं क्या करती हैं? बढ़िया सा आधा घंटा जो है आटा गूंदती हैं, आधा घंटा जो आटा गूंदने के बाद बढ़िया सा रोटी यानी खाना बनाती हैं, उसके बाद चावल चढ़ा के बढ़िया सा लेकर मोबाइल माहौल बनाती हैं, रील्स देखती हैं। तो बताइए चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? तो आप कहेंगे कि चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ठीक है, क्योंकि भारत की महिलाओं को सिर्फ घर में और खाना बनाने के लिए रखा जाता है, घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाती है। वहीं पर चीन में पुरुष और महिलाओं को बराबर वरीयता दी जाती है। दोनों लोग यहाँ पे चीन में पति और पत्नी जाते हैं, बच्चों को सरकारी स्कूल में छोड़ते हैं, क्योंकि वहां पे सारा का सारा सरकारी है। तो एक जैसी शिक्षा है, एक जैसी कल्चर है, एक जैसा खान पान है। जब वहां कुछ प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं तो वहां पर सब एक जैसा माहौल होगा कि नहीं होगा? पूरा दिन स्कूल में बच्चों को मैम और सर लोग उनको खिलाते पिलाते रहते हैं, और जब दोनों लोग शाम को ड्यूटी से छुट्टी लेकर आते हैं तो बच्चे को उठा लेते हैं, आराम से घर लेकर चले आते हैं। इसीलिए चीन आज की डेट में हमसे आगे निकल चुका है। ठीक है, तो आपने देखा, अभी देखा पूंजीवादी समाजवाद, फिर देखा समाजवादी समाजवाद, दोनों में अंतर दिखा। पूंजीवादी समाजवाद में सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में, महंगाई बहुत ज्यादा है। समाजवादी समाजवाद में सब कुछ सरकारी है, प्राइवेट वहां कुछ है ही नहीं, तो वहां पर सस्ती चीजें मिलती हैं। आप ये देख सकते हो, जैसे कि हम 1 किलो चना लेने जाते हैं और 1 किलो चना जब हमको कोटा में मिलता है, कोटा में कितना आसानी से मिल जाता है, कितना सस्ता रेट पे मिल जाता है। वही जब हम किसी प्राइवेट दुकान यानी किसी भी दुकान से लेते हैं तो फिर बाप रे बाप हवा निकल जाती है कि इतने ज्यादा महंगाई है। तो यहीं से आप आंकड़ा लगा सकते हो कि जब सब कुछ सरकारी होगा तो चीजें सस्ती होंगी। ठीक है, अगर आगे हम बात करें मिश्रित समाजवाद की,
अगर हम बात करें मिश्रित समाजवाद की तो सबसे अच्छा उदाहरण आज की डेट में हमारा भारत है। अब आप लोग बताएंगे बैंकें या भारत में सरकारी और प्राइवेट दोनों है कि नहीं? अगर भारत में सरकारी बैंकें हैं तो प्राइवेट बैंकें भी हैं, ठीक है। अगर देखें स्कूल, भारत में देखो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी विद्यालय हैं, तो प्राइवेट विद्यालय भी हैं। अगर भारत में जो ट्रेनें हैं, हमारी रेल है, वो सरकारी भी हैं और प्राइवेट सेक्टर के हाथों में भी बेच दी गई हैं। अगर कंपनियों की बात करें तो सरकारी कंपनी है और प्राइवेट सेक्टर की भी कंपनी है, तो इसीलिए भारत को कहा जाता है मिश्रित समाजवाद। ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी, उम्मीद है कि ये सारी बातें आपके समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और हाँ, तो ये तीनों चीजों को आपको समझना है कि अगर पूछा जाए अर्थव्यवस्था के आधार पर समाजवाद कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था के आधार पर समाजवाद 3 प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार आपको याद रखने हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित समाजवादी। बढ़ते हम लोग आगे, ठीक है। हाँ, फिर एक शब्द आता है आगे, समाजवाद। अगर आपसे पूछे समाजवाद, ठीक है, तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, अभी मैंने आपको बताया, जो गांधी और कार्ल मार्क्स की विचारधारा का मिश्रण है, लेकिन झुकाव गांधी जी की ओर ज्यादा है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा भारत का जो समाजवाद है कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है और यह गांधी और कार्ल मार्क्स की विचारधारा दोनों का मिक्स जो है उसकी विचारधारा पे आधारित है। अगर आपसे पूछे कि ज्यादा झुकाव किसकी ओर है, तो वो गांधी जी की विचारधारा की ओर ज्यादा झुकाव है। ये बातें आपके समझ में आ रही हैं, ये हमने पहले भी आपको बता दिया। फिर एक जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में एक शब्द आता है धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द आता है पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष का सही अर्थ ही है धर्म निरपेक्ष, ठीक है, धर्म निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, समझने का प्रयास करिएगा कि जो पंथ निरपेक्ष है इसका अर्थ क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि देश का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, देश का कोई धर्म नहीं होगा और देश सभी धर्मों को सामान्य मान्यता देता है। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, देश सभी धर्मों को सामान्य मान्यता देता है और देश के ऊपर बैठी सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देंगी, वह सर्वधर्म संभव की नीति पर कार्य करेंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो या किसी और की सरकार हो, जो भी सरकार पे बैठा होगा, जो भी भारत में हुकूमत कर रहा होगा, वो किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। अगर वो किसी एक धर्म को बढ़ावा दे रहा है तो समझ लो अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है। ये हमारा संविधान में प्रस्तावना में लिखा गया है। ये बात आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है। देश का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म एक जैसे होंगे और देश के ऊपर जो हुकूमत कर रही है सरकारें, वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देंगी। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का अर्थ यही है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे कि देखेंगे हम लोग, हमारे भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमारे भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है। अगर हमारे पड़ोस में देखा जाए, ये पाकिस्तान, पाकिस्तान कैसा देश है, इस्लामिक देश अपने आप को उसने घोषित कर दिया है कि इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। वहीं पर देखा जाए अफगानिस्तान, वो भी इस्लामिक कंट्री, अपने आप को इस्लामिक कंट्री लिखता है, ठीक है। वहीं पर देखा जाए श्रीलंका, हमारे नीचे साइड में कौन है, श्रीलंका है, वो अपने आप को बौद्ध स्टेट यानी बौद्धों का देश घोषित कर दिया है। बांग्लादेश ने भी अपने आप को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया है। म्यांमार, उसने भी अपने आप को बौद्धिस्ट घोषित कर दिया है। यहीं पर अगर देखा जाए तिब्बत तो पहले से बौद्धों का रहा है, ठीक है, भूटान भी बौद्धों का है और नेपाल को देखा जाए तो हिंदू, नेपाल ने अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है, ठीक है। लेकिन भारत ने अपने आप को क्या हिंदू राष्ट्र घोषित किया, हिंदुस्तान है, ठीक है, लेकिन क्या भारत ने अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित किया, नहीं किया, ठीक है। यही तो भारत की एक विशेष पहचान है कि वो किसी एक धर्म, किसी एक जाति को बढ़ावा नहीं देता है। यही तो भारत का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आप कहेंगे सर आपने चीन के विषय में नाम क्यों नहीं लिया, आप ये भी तो बोल सकते हैं कि आपने पाकिस्तान का नाम ले लिया, अफगानिस्तान का ले लिया, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन का नाम क्यों नहीं लिया। तो मैं आपको बता दूं चीन का नाम हमने इसलिए नहीं लिया, अगर देखा जाए वास्तविक तो वहां पे बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन चीन नास्तिक है, किसी एक धर्म को नहीं मानता है। यही तो सबसे अच्छी बात है चीन की। तो याद रखना है चीन क्या है, नास्तिक है, वो भगवान पे ज्यादा भरोसा नहीं करता है, देवी देवताओं पे ज्यादा भरोसा नहीं करता है। हालांकि वहां पे बौद्धिस्ट यानी बौद्ध को मानने वाले लोगों की संख्या काफी मात्रा में है, भरमार है वहां पे। तो याद रखना है चीन नास्तिक है। लेकिन हम अपने आप को क्या घोषित किया, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, किसी भी माने क्या भारत जो है इस्लामिक स्टेट है,
हिंदुओं का स्टेट है, ईसाइयों का स्टेट है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने साफ साफ कह दिया कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है और भारत का कोई एक धर्म नहीं है और भारत किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। ये यही तो एक है जो हमको दुनिया में सबसे अलग पहचान देता है, यही तो हमारे भारत की विशेषता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आगे एक शब्द होता है धर्म। अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि धर्म क्या है, तो याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए धर्म क्या है, तो आप कहोगे हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। तो बिल्कुल गलत है बेटा, ये धर्म नहीं है। अगर कोई पूछे आपसे कि धर्म क्या है, तो अपने मूल कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म कहलाता है। ठीक है, अपने मूल कर्तव्यों का पालन करना धर्म कहलाता है, यही बात तो यहाँ पर कही गई है। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछे कि आपका धर्म क्या है, तो आपको अपना धर्म क्या बताना है। आपका धर्म, आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का धर्म होता है अच्छे से पढ़ाई करना, पूरी ताकत झोंक देना, रातों दिन एक कर देना, जब तक नौकरी आपके शरीर में, जब तक वर्दी ना हो, जब तक नौकरी ना हो, सरकारी मोहर ना लग जाए, तब तक रातों दिन एक कर देना है। अपने मूल कर्तव्यों का पालन करना है, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमसे बहुत उम्मीद लगा रखी है। तो इस यानी स्टूडेंट के जीवन में उसके मूल कर्तव्य क्या होते हैं, जम के पढ़ाई करना, मम्मी पापा का कहा मानना, अपने गुरु के आदेश का पालन करना, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना, यही तो स्टूडेंटों का सबसे अच्छा उदाहरण है, यही तो उनका मूल कर्तव्य है। अगर आप कोई पूछे हमसे कि हमारा मूल कर्तव्य क्या है, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारा मूल कर्तव्य है कि हम समय से आए, संस्था को ओपन करें, जो टाइमिंग दी गई है आपको पढ़ाने की 1 घंटा अगर समय है तो 1 घंटा हम आपके साथ समय दें, आपके साथ मेहनत करें और आपको अच्छी शिक्षा दें, यही तो हमारा मूल कर्तव्य है। तो हम, अगर आपसे पूछेगा कि धर्म क्या है, तो अपने मूल कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म कहलाता है। यह बात आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है, फिर आपसे अगर पूछा जाए सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो याद रखना है सबसे बड़ा जो धर्म होता है, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो होता है राष्ट्र धर्म। ठीक है, ये धर्म बाद की बात है। अगर आपसे पूछे बताइए सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो सबसे बड़ा धर्म होता है राष्ट्र धर्म। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए सबसे बड़ी पूजा क्या है, तो कोई कहेगा दीपावली की पूजा, कोई कहेगा कोई दूसरी पूजा, तो मैं आपको बता दूं नहीं दोस्त, सबसे बड़ी जो पूजा होती है वो होती है राष्ट्र पूजा। तो सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म होता है। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी पूजा क्या है, तो वो राष्ट्र पूजा होती है, इससे बड़ी कोई दूसरी पूजा नहीं है। ये बात याद रखना है आप सभी को। अगर आपसे पूछे स्वामी विवेकानंद के अनुसार सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। विवेकानंद के अनुसार सबसे बड़ा धर्म क्या है, विवेकानंद के अनुसार सबसे बड़ा जो धर्म है वो है मानव धर्म। विवेकानंद जी ने कहा था हर एक मानव को दूसरे मानव की पूजा करनी चाहिए, दूसरे मानव का आदर करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं मंदिरों में जाते हैं और लोटों से, बाल्टियों से दूध चढ़ाया करते हैं, डब्बों से दूध चढ़ाया करते हैं। शिवरात्रि को आप देखते होंगे, इसका सबसे अच्छा उदाहरण, भगवान शिव के ऊपर लोग जाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फूल पाती चढ़ाते हैं। क्या ये अच्छी बात है? क्या ये अच्छी बात है? वहीं पर कोई पड़ोस में गरीबों का कोई गरीब बच्चा भूख से तड़प रहा होता है, भूख से बिलख रहा होता है, हम क्या करते हैं, भगवान के ऊपर तो दूध चढ़ा आते हैं, लेकिन उस बच्चे को हम लोग दूध नहीं पिला सकते, उसकी सहयोग नहीं कर सकते। हम लोग जाते हैं मंदिरों में दान देते हैं, मंदिरों में तिलक लगा के जाते हैं, और पड़ोस में कोई गरीब की शादी है, वहां पे हम लोग 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए देकर उसकी मदद नहीं कर सकते। क्या यही है? क्या भगवान शंकर दूध पीते हैं? क्या भगवान शंकर फल फूल के भूखे हैं? नहीं मेरे दोस्त, अगर आपको करना ही है तो दिखावा करके मंदिर नहीं जाना है। उससे अच्छा है कि आप गरीब में, और वो जो दूध मंदिरों पे चढ़ रहा है वो दूध किसी यूज में आता है, किसी काम में आता है क्या? वो वेस्ट होता है, बर्बाद होता है, किसी काम में नहीं आता है। अगर वही दूध हम किसी गरीब बच्चों में बंटवा दें तो वो ज्यादा पुण्य का काम होगा कि भगवान शिव के शिवलिंग में जो हम चढ़ाने जाते हैं वो ज्यादा पुण्य का काम होगा। तो आप कहेंगे किसी गरीब को खिला देना, किसी गरीब को पिला देना, ये ज्यादा पुण्य का काम होता है। तो मेरे दोस्त, यही तो विवेकानंद ने कहा है सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। मानव की पूजा करो, दिखावे के लिए मंदिर मत जाओ। लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, बढ़िया सा तिलक लगाते हैं, पाखंड करते हैं कि हम बहुत बड़े पुजारी हैं, और 24 घंटा मन में कपट, ईर्ष्या, दूसरे को नीचा गिराने का प्रयास करते हैं, मने मन दूसरे को गाली दिया करते हैं। बताओ क्या ऐसे लोगों को मंदिर में जाने से उनको पुण्य होगी, तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी मेरे दोस्त। अब मैं ये नहीं कहता कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन दिखावे के लिए नहीं जाना चाहिए।
मंदिर जाना है, भगवान से हाथ जोड़ना है और कहना है कि भगवान हमसे कभी कोई गलती ना हो, हमें इस रास्ते पे चलाओ कि हमसे किसी का अहित ना हो, किसी का नुकसान ना हो, हमारी वजह से किसी का कष्ट ना हो और आप सबकी रक्षा करो। ना कि हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मंदिर जाएं, दिखावे के लिए मंदिर जाएं, ये बात अच्छी नहीं है। यही बात विवेकानंद जी ने कही थी। तो इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि विवेकानंद के अनुसार सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। हमें एक दूसरे मानव की, जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए। करते क्या है, हम सुबह तो मंदिर जाते हैं और शाम को मीट मुर्गा खाते हैं, क्या ऐसे में भगवान खुश होंगे? कभी नहीं खुश होंगे मेरे दोस्त। तो ये बातें आप सभी को याद रखना है। बढ़ते हम लोग आगे। ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आपसे पूछेगा धर्म क्या है, अपने मूल कर्तव्यों का पालन करना धर्म कहलाता है। सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म होता है, सबसे बड़ी पूजा राष्ट्र पूजा होती है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है। बढ़ते हम लोग आगे। एक शब्द होता है सहिष्णुता। संविधान में एक शब्द आपको बार बार पीछा करेगा, सहिष्णुता क्या है? ठीक है, आपसे पूछेगा सीधा सहिष्णुता क्या है। तो आइए जानते हैं सहिष्णुता क्या है। जब कोई अपने धर्म को मानते हुए दूसरे धर्मों का भी सम्मान करता है तो इसे सहिष्णुता कहा जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने धर्म को मान रहे हैं और अपने धर्म को मानते हुए हम दूसरे धर्म का भी सम्मान करें, यही तो सहिष्णुता कहलाता है। ठीक है, अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म को भी सम्मान करना, यही तो सहिष्णुता कहलाता है। जैसे जैसे कि लोग अपने बच्चे को राजा बाबू, राजकुमार, ठीक है, और भी बहुत अच्छे अच्छे नाम से, राजा बेटा, इन सब बातों से पुकारते हैं और अच्छे अच्छे नाम लेते हैं, राजा बाबू, राजा बेटा, और ये सारे नाम। वहीं पर किसी दूसरे का लड़का अगर थोड़ा सा सांवला हो जाए तो उसको कलुआ कलुआ कहकर पुकारते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो बताओ, क्या यह सहिष्णुता है? नहीं। अगर आपका बेटा आपके लिए राजा बाबू है, आपके लिए राजकुमार है, आपके लिए हीरो है, तो दूसरे का बच्चा दूसरे के लिए हीरो है, दूसरे के लिए राजकुमार है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यही बात कही गई है। सहिष्णुता का मतलब क्या है? जब कोई अपने धर्म को मानते हुए दूसरे के धर्म का भी सम्मान करे, वही सहिष्णुता कहलाता है। और ये उदाहरण मैंने आपको बताया, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए हीरो है, तुम्हारे लिए राजकुमार है, तो दूसरे का बेटा दूसरे के लिए हीरो है, दूसरे के लिए राजकुमार है। ये बात समझने का प्रयास करिएगा। बातें समझ में आ रही होंगी? कमेंट करके सभी लोग बताएंगे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे लोकतंत्र। आगे एक शब्द आता है संविधान में, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, आपसे पूछेगा लोकतंत्र कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है लोक और दूसरा है तंत्र। तो लोक का अर्थ क्या है? लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन व्यवस्था। यानी ठीक है, दोनों का अर्थ समझने, जनता का शासन या जनता के शासन व्यवस्था। तो लोकतंत्र का अर्थ आपको समझना है। ठीक है, और फिर लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है तो याद रखना, जहां जनता का शासन होता है, ठीक है, वहां लोकतंत्र होता है। यानी जहां पर जनता शासन करती है वहां पर लोकतंत्र होता है। तो आप कहेंगे क्या हम लोग शासन करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। आप ये बताइए, आप जिस सांसद को चाहते हो उस सांसद को जिताकर भेज देते हो, जिस विधायक को चाहते हो उस विधायक को जिताकर भेज देते हो, जिसको चाहते हो उसको मुख्यमंत्री, जिसको चाहते हो उसको प्रधानमंत्री बनाते हो। तो आप शासन करते हो कि नहीं करते हो? सब कुछ आपके मन मुताबिक होता है कि नहीं होता है? जिसकी विचारधारा जिधर है वो उधर उसी को जिताकर भेज देता है। तो यही तो कहा गया है, जहां जनता का शासन होता है वहां लोकतंत्र होता है। अगर आपसे पूछे दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश कौन सा था, तो याद रखना है मेरे भाई, दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक देश अमेरिका था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका अंग्रेजों से आजाद हो गया था, जिस समय हम लोग गुलामी की ओर बढ़ रहे थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक देश अमेरिका है। वहीं पर अगर बात करें कि दुनिया का सबसे, ठीक है, वहीं अगर बात करें वर्तमान में, भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दोनों में अंतर है। अगर पूछे पहला लोकतांत्रिक देश तो अमेरिका हो जाएगा। अगर वहीं पर आपसे पूछा जाए कि बताइए वर्तमान में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो आज की डेट में वर्तमान में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अमेरिका है, ये दो भारत है। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, पहला लोकतांत्रिक देश अमेरिका, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, और अगर पूछा जाए लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा किसने दी है, तो लोकतंत्र की सबसे अच्छी जो परिभाषा है वो अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन। यह परिभाषा है अब्राहम लिंकन की। ठीक है, और दुनिया की सबसे अच्छी
जो है परिभाषा है। फिर से एक बार सुनिएगा, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन, यही तो लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा है। आपसे पूछेगा दुनिया की सबसे अच्छी लोकतंत्र की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, तो वो अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। ये बात आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना है लोकतंत्र जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन सा, तो पहला जो होता है वो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा जो होता है वो होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो आप कहेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, तो आइए इसके विषय में आगे हम लोग जानते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिसमें जनता सीधे शासन व्यवस्था में भाग लेती है और अपने प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण आज की डेट में है स्विट्जरलैंड। ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, हाँ, कैसे कैसे जैसे कि मान लो यहां पर दिया गया है। ठीक है, एक ग्राम प्रधान है। ठीक है, ग्राम प्रधान है या सांसद है या विधायक है, कोई भी है। ठीक है, ठीक है, ग्राम प्रधान है, सांसद है या विधायक है, कोई है। मान लो किसी ने ग्राम सभा का चुनाव लड़ा। ठीक है, यानी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा उसने, और चुनाव लड़ने के समय उसको जीतना जरूरी है, तो जीतने के लिए उसने बहुत सारे वादे कर दिए। क्या कर लिए? बहुत सारे वादे कर लिए कि अगर आप लोग हमको जिताओगे तो हर घर में शौचालय होगा। ठीक है, आज के डेट में शौचालय का नाम इज्जत घर कर दिया गया है। ठीक है, मोदी जी ने कर दिया था। तो आपको याद रखना है, सबको इज्जत घर मिलेगा, सबको कॉलोनी मिलेंगी, गांव में अच्छी सड़कें होंगी। ठीक है, गांव में बिजली व्यवस्था होगी, लाइटिंग की व्यवस्था होगी, सौर ऊर्जा पैनल लगेंगे। ठीक है, हर गांव में खेल का मैदान होगा, और गांव में स्कूल भी होंगे, बैंक भी होंगी, सब्जी मंडी भी होंगी। बहुत सारे वादे कर लिए। उसके बाद क्या होता है? प्रधान बन जाते हैं। क्या होता है? प्रधान बन जाते हैं, और जैसे एक बार जीत जाते हैं उसके बाद इधर उधर करने लगते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, बगली काटा करते हैं, इधर उधर चेहरा लुकाया करते हैं, अपना काम किया करते हैं, फिर जनता को ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो जनता सीधा जाती है और उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। उसके बाद एक मतदान होता है, वोटिंग होती है। अगर 50% से अधिक जनता उनके विपरीत वोट डालती है, उनके विपक्ष में वोट डालती है, तो प्रधान जी को वापस बुला लिया जाता है और उनके पद से हटा दिया जाता है। लेकिन भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्या प्रधान जी या विधायक जी काम नहीं करते तो क्या उनको हम हटा सकते हैं? नहीं, 5 साल हमें हटाने का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, कुछ कारणों से उनको हटाया जा सकता है, लेकिन वो प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, डायरेक्ट जनता उनको हटा नहीं सकती। तो यही तो भारत में क्या कहते हैं, अगर पूछा जाए भारत में कैसा लोकतंत्र है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इस बात को आप सभी को याद रखना है। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं आगे। ठीक है, अगर पूछे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जननी किसको कहा जाता है, तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ठीक है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के पास 4 शक्तियां प्राप्त होती हैं। वो चारों शक्तियां कौन कौन सी हैं, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहली शक्ति है पहल। ठीक है, सबसे पहली शक्ति कौन सी है? पहल। क्योंकि जो प्रधान जी ने अभी पहल की है, जिस अभी हमने आपको बताया इतने वादे किए हैं और वादे के मुताबिक प्रधान बन चुके हैं। उसके बाद उन्होंने काम न करने से इधर उधर कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, तो जनता क्या करेगी? जनमत संग्रह करेगी राष्ट्रीय स्तर पर, और जनमत संग्रह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। अगर विधायक सांसद है कोई भी है, तो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, सबके खिलाफ वहां पे कार्रवाई जनता कर सकती है। और फिर वापस बुलाना। ठीक है, वापस बुलाना क्या होता है? पहले पहल होगी, वोटिंग होगी, 50% से अधिक अगर जनसंख्या उनके विपक्ष में मतदान करती है तो उनको फिर बाहर किया जाता है, और उसी को बोला जाता है वापस बुलाना। तो उम्मीद है आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दोनों समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, दोनों चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे कल। ठीक है, यहां तक आज, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, ताकि आप सबकी तैयारी को मजबूत किया जा सके और आपकी तैयारी में 4 चांद लगाया जा सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।